नमस्कार मित्रों आप लोगों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आज लेकर आए हैं एमपीजीके में मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल। आज हम इनके बारे में सारी जानकारी लेंगे जो किसी भी मध्य प्रदेश की परीक्षा में उपयोगी होती है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए निशुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप उसका जरूर से जरूर लाभ लें और उससे सिलेक्शन को प्राप्त करें। तो चलिए आज अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व विरासत स्थल। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में 3 ही विश्व विरासत स्थल है। पहला है खजुराहो, दूसरा सांची और तीसरा भीमबेटका। तो अपन तीनों के बारे में वो सारी जानकारी लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा खजुराहो। तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि खजुराहो को बोला जाता है पत्थर पर तराशी गई नगरी। खजुराहो जो है एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है कि पत्थर पर तराशी गई नगरी है ये। अब देखिए आता है दूसरा, स्थापत्य कला का तीर्थ। यहां पर इतने खूबसूरत और बेहतरीन मंदिर बनाए गए हैं कि इसे स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, तीर्थ। अब देखिए आता है खजुराहो का नाम। तो देखिए यहां पर एक तोरण द्वार, तोरण का कहने का मतलब होता है गेट, कि गेट के ऊपर खजूर की आकृति बनी हुई है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गेट है एक तोरण और इसमें यहां ये खजूर की आकृति बनी हुई है। तो इसी के आधार पर इस शहर को नाम दिया गया है खजुराहो। अब देखिए अगला पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय पर्यटन विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे ऑपरेट करती है उसके अनुसार ये भारत के 7 अजूबों में से एक है। मध्य प्रदेश में भी 7 अजूबे हैं, भारत के भी 7 अजूबे हैं, तो एक खजुराहो भी उसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि खजुराहो के मंदिरों को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित करा गया। तो आप ईयर जरूर याद रखिएगा, 1986 ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्व विरासत स्थल है। 86 में इसे घोषित किया गया, 89 में सांची को और 2003 में भीमबेटका को। वो अपन आगे पढ़ेंगे भी, पर ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना। चलिए अब अपन अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि हमारे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए अगला आता है पॉइंट, कि खजुराहो में मंदिरों की संख्या। तो देखिए ऐसा बोला जाता है 82 या 85 यहां पर जो है मंदिर है। तो देखिए अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, 82 या 85 के लगभग यहां पर क्या है, मंदिर है। अब बोल रहा है इतनी ही बावड़ियां, बावड़ियों से कहने का मतलब है कुएं, बड़े बड़े यहां पर कुएं थे, और आज की तारीख में लगभग 25 के आसपास जो है पूर्ण रूप से बचे हुए। तो इतने ही खूबसूरत मंदिर है, ये ओरिजिनल फोटो आप देखिए। तो ध्यान रखना है प्रेजेंट टाइम में 25 है और मैक्सिमम कितने थे, 82। अब देखिए सबसे पहला आता है कि यहां पर ज्यादातर मंदिर 85 में से आप ऐसा मान के चले 25 से 30 के लगभग निर्माण किसने करवाया था, राजा धंगदेव ने। तो ध्यान रखिएगा आप, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंदेल शासक थे राजा धंग। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं। एक क्वेश्चन पिछले 25 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो वो कौन थे, चंदेल राजा। चंदेल वंश के राजा थे धंगदेव, उन्होंने यहां पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अब देखिए समय याद रखिएगा 11वीं सदी, लगभग 11वीं सदी में सब मंदिर बनाए गए थे। अब देखिए जैसे समय एग्जैक्ट भी दिया है, 950 से 1050 के बीच देखिए अलग अलग राजाओं ने बनवाए हैं। इसके अलावा धंगदेव के अलावा और भी कई राजा थे जिन्होंने अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो लगभग 100 साल 150 सालों तक ये मंदिर का कामकाज चलता रहा था। अब देखिए अगला पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, नागर शैली। तो देखिए ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि खजुराहो के मंदिर किस स्टाइल में बनाए गए हैं, उस स्टाइल का नाम है नागर शैली। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, धंगदेव का नाम जरूर याद रखिएगा। वैसे इनकी डिटेल यदि आपको चाहिए चंदेल वंश की, तो हमारा डायनेस्टी का वीडियो है वो आप जरूर देखना, यहां आपको चंदेल वंश की व्यवस्थित पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, अब महत्वपूर्ण जो भी है। अब देखिए खजुराहो के मंदिर जो हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड हैं। एक कहलाता है पूर्वी मंदिर समूह, दूसरा पश्चिमी मंदिर समूह और तीसरा दक्षिणी।
तो वैसे आप ये मत भले याद रखें कि एग्जैक्टली कौन सा मंदिर पश्चिम में आता है या कौन सा पूर्व में या दक्षिण में, पर आप मंदिरों के नाम जरूर याद रखेगा। जैसे आता है 64 योगिनी मंदिर, तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये कई बार एग्जाम में आया है कि कहाँ स्थित है, तो अब बस को इतना याद रखना कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में। अब देखिए आगे आता है जगदम्बा माता मंदिर, लाल गुफा महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, पार्वती मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, नंदी मंदिर एंड सो ऑन। तो देखिए आपको ये नाम एग्जैक्ट याद करने ही पड़ेंगे, तो इनके सभी के आप नाम याद रखना। भले ये मत याद रखना कि कौन से मंदिर किस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, पर इनके नाम जरूर याद रखना, जिसमें कंदरिया महादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह अपन अगले ग्रुप के मंदिरों के बारे में देखते हैं। अब देखिए अगला ग्रुप है हमारा पूर्वी मंदिर समूह। तो देखिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा मंदिर, जिसका कि चित्र आपके सामने है। इसके अलावा दो ग्रुप मंदिर आते हैं, आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, पर आप ज्यादा से ज्यादा नाम याद रखना। चलिए अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला ग्रुप आता है दक्षिणी मंदिर समूह। इसमें आएगा दूल्हा देव मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एंड देन चतुर्भुज मंदिर। तो आप ये दोनों नाम याद रखना। बस जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका प्रश्न क्या बनता है, सिर्फ इतना कि ये पर्टिकुलर मंदिर का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस स्थान पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम महत्वपूर्ण अपने। अब हमारी अगला विश्व विरासत स्थल है मध्य प्रदेश का सांची। ये सांची के द्वार का आप चित्र देख ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है रायसेन जिले में स्थित है। देखिए जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है जिले का नाम। अब वैसे खजुराहो को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो छतरपुर जिले में स्थित है। सांची आता है हमारा रायसेन जिले में। तो ध्यान रखिएगा आप कि किस जिले में स्थित है, इसका जरूर ध्यान रखें। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है 89 का ईयर। सांची को वर्ष 1989 में 89 में क्या बनाया गया था, विश्व विरासत स्थल। अब देखिए तीसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। तो ये नाम याद रखिएगा, जनरल टेलर ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सांची स्तूपों की खोज की थी। अब देखिए यहां पर अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। यह नाम आता है जॉन मार्शल का। देखिए जॉन मार्शल को बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। इन्होंने ही सांची के महत्व को समझते हुए 1919 में सांची में जो है म्यूजियम या पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करवाई थी कि यहाँ की जितनी भी विरासत है उसको संरक्षित करके रखा जा सके। तो ध्यान रखिएगा ये म्यूजियम का ईयर भी, जनरल टेलर का नाम, और 89 में से विश्व विरासत स्थल बनाया गया। सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। ये वही एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्यतः। चलिए अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर है सांची के प्राचीन नाम। तो आप इनको सभी को याद रखना। एग्जाम में मध्य प्रदेश के शहरों के नए नाम, पुराने नाम आते रहते हैं। वैसे इनका डिटेल वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख लेना। सांची के अलावा मैंने आपके लिए सभी मध्य प्रदेश के शहरों के प्राचीन और नए नाम का वीडियो बनाया, वो देखना। पर अभी तो आप सांची के नाम याद रख ले। देख ले, बेदिसी गिरी, चैत्यगिरी, काकनाद, कांकड़ाएं, काकड़ाद बोट, वोट श्री पर्वत, ये सब सांची के प्राचीन नाम हैं जो उन्हें अलग अलग समय पर दिए गए। अब देखिए आता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सांची का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो देखिए सांची भारत का या विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर बौद्ध शिल्प कला के सभी नमूने मौजूद है। तो देखिए बौद्ध शिल्प कला जो है उसके जितने भी फॉर्म होते हैं, जिस जिस तरह के पैटर्न होते हैं, जितनी भी डिजाइन होती है, उस सब का एक एक सैंपल मिनिमम आपको कहां मिलेगा, सांची में। तो इसलिए सांची का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि सांची स्तूप को कहां बनाया गया, चैत्यगिरी पर्वत पर। चैत्यगिरी नाम का पर्वत है, उसके ऊपर सभी सांची के स्तूपों को बनाया गया है। ये आप चित्र देख भी रहे हैं, सांची स्तूप का एक पार्ट लिया है हमने। अब देखिए
सांची स्तूप की सजावट शैली क्या कहलाती है? भरहुत शैली। ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो डेकोरेट करा गया है स्तूपों को, वो किस शैली में करा गया, उसका नाम है भरहुत शैली। अब देखिए कंफ्यूजन रहता है काफी बच्चों को कि जैसे कोई स्तूप है, ये स्तूप बना हुआ है, तो इसके आसपास की जो रेलिंग होती है इसको क्या बोला जाता है? वेदिका। तो इसीलिए मैंने पॉइंट लिया है जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये रेलिंग है चारों तरफ, ये बीच में उनके मंदिर वगैरह बने हुए हैं और ये चारों तरफ क्या है? रेलिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका नाम यह ना सजावट शैली क्या कहलाती है? भरहुत। ये आपको एग्जाम में काफी काम आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अब और महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। देखिए अब आता है स्तूप नंबर 1। जैसा कि आपके सामने चित्र है, देखिए इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इसके अंदर गौतम बुद्ध के अवशेषों को जो है संरक्षित रखा गया है। ध्यान रखिएगा यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अब देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूं स्तूप का मतलब क्या होता है। देखिए स्तूप जो है बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक होता है और स्तूप वो स्थान होता है जहां पर बौद्ध धर्म के महापुरुषों के मृत्यु के बाद अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहां पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, वो क्या स्थान क्या हो गया? स्तूप। एक और आता है विहार। तो देखिए विहार का मतलब होता है वो स्थान जहां पर बौद्ध सन्यासी निवास करते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो ये बेसिक अंतर होता है। स्तूप मतलब क्या? जहां पर किसी बौद्ध धर्म के महापुरुष की मृत्यु होने के बाद उसके अवशेषों को सुरक्षित रखा जाएगा। और विहार क्या? वो स्थान जहां पर बौद्ध सन्यासी कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी विशेषताएं, भारत का सबसे बड़ा है, सम्राट अशोक ने बनवाया है। अब देखिए इसके बाद आता है स्तूप नंबर 3। तो इसके अंदर गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे जैसे सारिपुत्र और महामोगलायन, इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को सुरक्षित रखा गया। अब ध्यान रखना भारत में सिर्फ एक ही स्थान नहीं है जहां पर गौतम बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे हैं। भारत में और भारत के बाहर भी कई ऐसे स्तूप है जहां पर गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों को रखा गया है। अब देखिए आता अगला पॉइंट, स्तूप नंबर 2 और 3 का पुनर्निर्माण शुंग काल में किया गया था। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था। तो वैसे तो ध्यान रखना पूरी तरह से सम्राट अशोक ने करवाए थे, पर शुंग काल में इनको रिनोवेट किया गया था। वेदिका या रेलिंग का निर्माण किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे ये पॉइंट ही आप याद रखना, पहला पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन एग्जाम ओरिएंटेड और नए फैक्ट्स की तरफ। देखिए अब आता है सांची में और क्या क्या स्थान है जो देखने लायक है। तो पहला आता है बौद्ध विहार। जैसा मैंने अभी आपको विहार का मीनिंग बताया ही कि सन्यासियों के रुकने का स्थान, तो यह भी दर्शनीय स्थान है। फिर आता है महापात्र। महापात्र क्या है? ये पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा कटोरे नुमा आकृति है और इसके अंदर बौद्ध सन्यासियों का भोजन पकाया और वितरित किया जाता था। तो यह भी एक दर्शनीय स्थान है। अब देखिए यहां पर आता है बौद्ध विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा 2012 में 2012 में यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। यह ध्यान रखना पॉइंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बौद्ध विश्वविद्यालय कहां है? तो सांची। अब देखिए आता है और भी महत्वपूर्ण पॉइंट कि 2017 में जब 200 रुपए का नया नोट निकाला गया तो उस 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूपों को अंकित किया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्तूप नंबर 1 को इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है 200 रुपए के नोट पर। तो ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि सांची स्तूप किस रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। तो 200 रुपए के नोट पर वर्ष 2017 में। चलिए अब हम अगले स्थान की तरफ चलते हैं, वो है भीमबेटका की गुफाएं। देखिए वैसा हमारा गुफाओं का वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मध्य प्रदेश की गुफाओं की व्यवस्थित डिटेल जानकारी के लिए उसे जरूर देखना। यहां पर मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट रिपीटेटिव हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप भीमबेटका और अन्य गुफाओं का वीडियो हमारा देखना, वो आपको प्लेलिस्ट से आराम से मिल जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात करते हैं कि ये रायसेन जिले में स्थित है। वैसे आपको आराम से याद हो जाएगा सांची और भीमबेटका दोनों कहां हैं? रायसेन जिले में। और एकमात्र जो खजुराहो मंदिर बनते हैं वो कहां है? छतरपुर जिले में। तो आराम से याद हो जाएंगे जिले। चलिए
तो रायसेन जिला आप याद कर रखना। अब देखिए अगला पॉइंट आता है जो एग्जाम में काफी बार आया है, वो आता है भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता। तो वो है वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्होंने 1957 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। ये उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उसी दौरान इन्होंने खोज की थी। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि ये विश्व की सबसे विशाल गुफा श्रेणी है। देखिए आदि मानवों द्वारा बनाई गई पाषाण युग की सबसे बड़ी संरचना जो हमें आज तक मिली है वो कौन सी है? भीमबेटका। अभी तक इससे ज्यादा पाषाण काल की लंबी चौड़ी या हमारे पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में कोई गुफा श्रेणी नहीं मिली है, इसलिए इसका काफी महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए जैसा रहा भी है कि पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। आदि मानव इसमें रहते थे, उन्होंने अपने चित्र वगैरह यहाँ पर बनाए हैं और भी औजार वगैरह हमें मिले हैं, तो इसका काफी महत्व है। अब देखिए इसकी काफी बड़ी विशेषता आती है पक्के रंगों का प्रयोग। ये गुफाएं ऐसी हैं जहां पर चित्र बनाने के लिए पक्के रंगों का यूज किया गया है, इसलिए भी इन गुफाओं का महत्व पुरातत्व की दृष्टि से काफी बढ़ जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि 2003 में इन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है चुना गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखना, मैंने आपको एक रिवीजन के हिसाब से बता दिए हैं। वैसे भीमबेटका की गुफाओं को आप हमारे गुफा वाले वीडियो में डिटेल में देखना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।